देवगन और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव और लाइव बातचीत करने के लिए मौजूद है इस समय बेहद खास मेहमान धर्मेंद्र यादव, जो कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सवाल सबसे पहला यही है कि आज घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपकी विरोधी है तो यही कह रही है कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, वही वादे हैं, वही इरादे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आके पूरी नहीं कर सकती। देखिए अमीश जी, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं समाजवादी पार्टी के पिछले जितने भी घोषणा पत्र हैं अगर आप उनको देखेंगे और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को देखेंगे तो हर बार हमारा घोषणा पत्र छोटा पड़ गया और हमारी सरकार की उपलब्धियां बड़ी हुई। बल्कि बीजेपी के लोग जो बात कह रहे हैं, इन बीजेपी के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की गई थी। आज की तारीख तक उनके वादे के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन आप देखिए देश का कैसा दुर्भाग्य कि बीजेपी के लोगों के इस काल में देश में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। यही बीजेपी के लोग थे जब 410 का सिलेंडर था तो राजघाट पे जाके प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज सिलेंडर 1200 पे रखा है। जब डीजल पेट्रोल 60 के नीचे था तब ये प्रदर्शन करते थे, आज 100 के पार है। जब ये कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश का रेल बेच दिया, देश का तेल बेच दिया, देश के हवाई अड्डे बिक गए, देश के हवाई जहाज बिक गए, देश के बंदरगाह बिक गए, देश की बीमा कंपनियां बिक रही हैं, देश की बैंकें बिक रही हैं, देश का रेल बिक रहा है। पर रेलवे पर तो आपने बोला उसको फैक्चुअली मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। रेलवे तो बिका नहीं है, रेलवे तो वैसे का वैसा ही है। बहरहाल ये आपके आरोप है। लेकिन अमीश जी जी, जो हमारे पुरखों ने इतने सालों बनाया था जी, वर्तमान सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। लेकिन देखिए आपका आज घोषणा पत्र आया है, लेकिन आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए जी, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को लेकर बीजेपी क्या बयान देती थी, लेकिन सेंसेक्स 75,000 के पार है। धर्मेंद्र भाई के बाद धर्मेंद्र यादव जी, सेंसेक्स स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 75,000 के पार है, ऑल टाइम हाई पर है। और जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 2014 में तो 25,000 था, 50,000 बढ़ा है वहां से स्टॉक मार्केट। अमीश जी देखिए, ये शेयर मार्केट बहुत सीमित लोगों के लिए है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। हम समाजवादी लोग हैं, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित निचले तबके के लोगों को, गरीबों की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये जानते हैं महंगाई बढ़ी है, हम ये जानते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, हम ये जानते हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम ये जानते हैं किसानों की बर्बादी हुई है। 700 किसानों के काले कानून के आंदोलन के विरोध में 700 किसानों की हत्या हुई है एक तरह से बीजेपी की सरकार के राज में। ये आपका आरोप है धर्मेंद्र जी, ये आपका आरोप है। लेकिन चलिए मैं आपके खिलाफ धर्मेंद्र यादव थार गाड़ी चढ़ाई है, वो आज गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं जी। आजमगढ़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, राज्य मंत्री बने हुए हैं। धर्मेंद्र यादव, आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उतरे हुए हैं, जो कि एक बड़े गायक भी हैं, बड़े अभिनेता भी हैं। लास्ट टाइम भी चुनाव जीते थे जो बाई इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है। और निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ और 400 सीटों का जो लक्ष्य है वो ए से शुरू होगा और आजमगढ़ से शुरू होगा। मोदी की झोली में आजमगढ़ की सीट जाएगी, निरहुआ ये कह रहे हैं। अरे सुनिए, आप ही की बात को मैं बड़ा कर रहा हूं। आपने कहा निरहुआ कलाकार हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वो एक कलाकार हैं। और जैसा हम और आप सब जानते हैं, कलाकार लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि मंचन करो इस स्क्रिप्ट के ऊपर, तो निरहुआ जी की स्थिति वही है, वो मंचन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जहां तक 400 पार की बात है बीजेपी की, ये उसी तरह का जुमला साबित होगा जैसा सभी देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंच गए थे, उसी तरह का ये जुमला 400 पार का भी साबित होगा। आपको जुमला क्यों लगता है 400 पार का? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो किया है। 370 हटाने को कहा था, कर दिया। 3 तलाक हटाने को कहा था, कर दिया। रामलला का मंदिर बना दिया। और अब कह रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम बोला 300 पार, सबने मजाक उड़ाया। उससे पहले कहा कि हम बहुमत अपने दम पे लेके आएंगे, सबने मजाक उड़ाया। आज वो कह रहे हैं 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी। और ओपिनियन पोल भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ी जीत मिल सकती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। देखिए, ओपिनियन पोल क्या बता रही है, मीडिया क्या बता रही है, हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं जी।
क्योंकि हम लोग ज़मीन पे हैं। और ये 400 पार का नारा, जैसे बीजेपी जो मोदी जी की आपने कुछ बातें गिनाई, मैं उन्हीं मोदी जी की बातों को गिना रहा हूँ जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था सबके खातों में 15 लाख पहुँचेंगे। मोदी जी ने ही कहा था किसानों की आमदनी दूनी होगी। मोदी जी ने ही कहा था डॉलर के मुकाबले पर रुपया मजबूत होगा। मोदी जी ने ही कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। बताओ उसके बाद क्या हुआ? जी चलिए, मैं बातों को मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि आप 10 साल से वो शासन में हैं, 10 साल से वो राज कर रहे हैं। आज समय आ गया है उनकी समीक्षा का। चलिए, मैं और देश की जनता समीक्षा बिल्कुल, आप समीक्षा करना बिल्कुल काम है और समीक्षा होती भी है और गाय बगाए समीक्षा करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे अगला प्रश्न है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि समाजवादी पार्टी का 20 पन्नों का लगभग घोषणा पत्र है। आज अखिलेश यादव जी ने इसको प्रेजेंट किया, उसको मैं पढ़ रहा था। उसमें जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ी बात कही गई और पूरी जिम्मेदारी से वो बात की गई। लेकिन सरकार में आप अकेलौते तो आ नहीं सकते, गठबंधन में आएंगे, लेकिन ममता दीदी को जातिगत जनगणना पसंद नहीं है, तो करवा कैसे पाइएगा? देखिए, 100% जातिगत जनगणना होगी, 2025 तक होगी। इंडिया गठबंधन के अधिकांश पार्टियां इस पर सहमत हैं। ममता दीदी आज आपको सहमत नहीं है, उनको भी हम उनको भी सहमत करेंगे। आप आने तो दीजिए शासन में। जी, आप आने दीजिए शासन में। और यही बीजेपी के लोग, मुझे याद है मैं सदन में मौजूद था 2010 के अंदर, जब जाति जनगणना को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी जी, तो ये बीजेपी के लोग बढ़ के भाषण दे रहे थे जाति जनगणना के पक्ष में। जी धर्मेंद्र यादव, पिछड़ों की जाति जनगणना ना हो जाए, पिछड़ों को उनको राजनीतिक ताकत का एहसास ना हो जाए, वो अपना हक अधिकार न मांगने लगे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के तथ्यों के साथ हक न मांगे, इस वजह से बीजेपी जाति जनगणना से डर रही है। और समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है देश के अंदर 2025 तक जाति जनगणना होगी। और ये आपका दृढ़ संकल्प है। बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी सहमत है, लेकिन एक संकल्प और दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी सहमत है। जी ठीक, क्योंकि समय हमारे पास संक्षेप है, मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। समाजवादी पार्टी का एक और संकल्प दिखाई दे रहा है कि वो कई जगह कैंडिडेट बदल रही है, और ये कंफ्यूजन का संकल्प है या कुछ और है? तो ये कोई संकल्प नहीं है, तो आंतरिक रणनीति है। अरे ये तो आंतरिक रणनीति होती है। कंफ्यूजन कहा जाता है इसको धर्मेंद्र जी। पार्टी को कब क्या फैसला लेना है, पार्टी को कब क्या फैसला लेना, ये आंतरिक रणनीति है। मैं कहता हूं कि बीजेपी ने भी अभी तक घोषित नहीं कर पाए, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, घोषणा करने के बाद कैंडिडेट बदल रहा है, एक बदला जाए तो मैं समझ में जाता हूं, समझा जाता है। यहाँ तो कई सारे हो गए ना। आंतरिक मामला है पार्टी की। नहीं, बिल्कुल आंतरिक मामला है, लेकिन चुनाव तो सार्वजनिक है ना। रणनीति है, मामला आंतरिक है, लेकिन पब्लिक तो सार्वजनिक है, वोट तो सार्वजनिक डाले जाएंगे। नॉमिनेशन डेट के लास्ट समय तक, नॉमिनेशन फाइलिंग तक जो उम्मीदवार होगा वही हमारा उम्मीदवार है, और उसी उम्मीदवार के लिए परिणाम 4 जून को आप देखोगे। समाजवादी पार्टी के लिहाज पर, लेकिन आरोप बड़े सारे लग रहे हैं धर्मेंद्र यादव। आप समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप में आते हैं, आरोप बड़े सारे लग रहे हैं कि आजम खान साहब का दबाव आ गया था जेल से, और आजम खान के दबाव में कई फैसले बदले गए हैं और उसी वजह से गड़बड़ हो गई है। नहीं, कोई दबाव की बात नहीं है। आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया होगा तो पार्टी ने पहले भी माना, आगे भी माने, और वो जो सुझाव देंगे पार्टी हित में ही देंगे। ये कैसे आप सोचते हैं कि वो पार्टी हित में सुझाव नहीं देंगे? नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है। अब आप दिए भी होंगे जी, और बदायूं में तो बदायूं से आप क्यों गड़बड़ ढूंढ रहे हो? आप करो, आप सोचिए, आज हमारे अग्निवीर के नौजवान परेशान, उस तरफ आपकी चिंता नहीं है। आज 60-60 लाख नौजवान परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। कम से कम इनकी चिंता करो। ये तो पार्टी के हमारे आंतरिक फैसले हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि नहीं, पर अभी तो आपकी पार्टी को तो इन कैंडिडेट की चिंता है। अब आप बताइए, बदायूं से चाचा शिवपाल ने 10 दिन प्रचार भी कर दिया और फिर उन्होंने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अब आदित्य यादव को टिकट दे दीजिए। इससे बढ़िया तो धर्मेंद्र यादव पहले ही लड़ लेते वहां से, आपकी तो सीट भी रही है वो कई बार। देखिए, ये पार्टी की आंतरिक रणनीति है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अगर आजमगढ़ भेजा है तो मैं ये मानता हूं, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं इस नाते, क्योंकि ये क्षेत्र श्रद्धेय नेताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद रहे हैं। उस क्षेत्र में उन्होंने एक बार फिर मुझे भेजा है। ये मेरे जैसे समाजवादी कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ऐतिहासिक और शानदार क्षेत्र है। जहाँ तक बदायूं का सवाल है, बदायूं पहले भी समाजवादी पार्टी की थी, लगातार 6 चुनाव पार्टी जीती। एक चुनाव हम जरूर हारे बेईमानी से, इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन 6 चुनाव जहाँ पार्टी जीती है, अगला चुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। मैं अखिलेश जी की बात करता हूं, आपने रणनीति की बात करी, आंतरिक रणनीति है, तो ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है कि अखिलेश जी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे?
ये किस रणनीति के अंतर्गत है, अगर आप स्पष्ट कर सके तो? अभी तो उन्होंने घोषणा इस बात की नहीं की है। अभी तो इस बात की घोषणा अभी तक उनका नाम भी नहीं आया है, क्यों नहीं? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका नाम तो पहले आना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल पूछा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर पार्टी लड़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस किसी सीट पर भी पर्चा फाइल कर देंगे, वहां से वो ऐतिहासिक वोटों से सांसद होंगे, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनकी लोकप्रियता है। क्योंकि जो बाकी भी सारे उम्मीदवार आज उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नाम पे वो चुनाव भी जीत के जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या चिंता करना। कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन बने आजमगढ़ लड़ने का, मैं एक मिनट नहीं लगूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिकमेंड करूंगा कि आए आप लड़ें। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी, उसमें बदायूं का भी एक विधायक था जिसमें आशुतोष मौर्य उनका नाम है। उस विषय को आप कैसे लेते हैं, और क्या आपको लगता है इससे बदायूं की सीट थोड़ी कठिन हो जाती है जब आपके एक विधायक पलटी मार जाते हैं? कठिन नहीं है, कतई कठिन नहीं है। आशुतोष मौर्य को मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूं, और मैं ये जानता हूं बिना साइकिल निशान के, बिना समाजवादी वोट के वो कहाँ स्टैंड करेंगे। अगर आशुतोष जी के अंदर जरा भी क्षमता है, हैसियत है, तो पार्टी उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई है, वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें और चुनाव लड़ लें। बिशौली का वो क्षेत्र जहां से वो विधायक हैं, वहां की जनता उनकी जमानत नहीं बचने देगी। जमानत नहीं बचेगी, आप ये कहना चाहते हैं? आपने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है आशुतोष मौर्य के लिए। बिल्कुल नहीं बचने देगी जी, उनकी जमानत नहीं बचेगी। यानी देखिए, मैं तो बोलता हूं कि जिस सीट जो पार्टी अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता है, अगर आप उसको बदलते हैं तो वो मैसेज अच्छा नहीं जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं घोषणा पत्र की बात करता हूं। आपने घोषणा पत्र में पीडीए की बात करी है, लेकिन ओवैसी के साथ पीडीएम बना लिया है पल्लवी पटेल ने। ओवैसी की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस बार पल्लवी पटेल और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? क्या मुस्लिम वोट जो है, जो एक तरफ सपा की तरफ आते थे, वो ओवैसी की तरफ भी जाएंगे? देखिए अमीश जी, वो आपके लिए न्यूज़ हो सकते हैं, आप उनको गंभीरता से लीजिए, आप उन पर डिबेट करिए। समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए उनकी कोई ऐसी गंभीरता नहीं जिस पर हम ऑन एयर और लाइव डिबेट करें। और जब आपको परिणाम आएगा तो आप देखोगे और महसूस करोगे। पल्लवी पटेल जी स्वयं साइकिल के निशान पे आज विधायक हैं। तो ओवैसी की आप कह रहे हैं, आप असाउद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप ये कहने की बात कह रहे हैं? सवाल मैं किसी की हैसियत की बात नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश का जनमानस आज बीजेपी को हटाना चाहता है, और वो सभी जानते हैं कि इंडिया अलायंस या माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ही इस बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश के मैदान में हटाएगी। और लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं मोदी जी की सरकार से। और वो मोदी जी की सरकार को बदलने के लिए, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने पहले भी देखी प्रदेश के लोगों ने, और आने वाले समय के लिए भी घोषणा पत्र आ चुका है। जी, आप सोचिए, किसानों की हर समस्या के आदरणीय अखिलेश यादव जी की दृष्टि में है। किसानों के समर्थन का 1.5 गुना समर्थन मूल्य बताओ बीजेपी के लोग कब से वादा कर रहे हैं? 10 साल का राज कर लिया है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इतने इंजनों के भाषण देते हैं। मैं पूछता हूं, आखिर आपके डबल ट्रिपल इंजन से किसानों को क्या लाभ मिला? लेकिन 2022 का विधानसभा जो चुनाव हुआ, उसमें डबल इंजन का नारा दिया गया और सरकार वापस लौट गई। अमीश जी 60 लाख नौजवान बैठते हैं केवल 60,000 भर्तियों के लिए, और मुझे शर्म लगती है अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पड़ोसी राज्यों पर रोजगार के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में कहीं कोई परीक्षाएं नहीं हो रही तो पेपर लीक कर दी जा रहे हैं, और लीक करके परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी नहीं हो रहे, अब तो ओवरेज हो रहे हैं। इस बेरोजगार नहीं हो रहे। लेकिन देखिए, अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी का हमने देखा निधन हो गया और बीमारी की वजह से, लेकिन अखिलेश जी ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी करी। उसको आप किस तरह से लेते हैं, और मुख्तार अंसारी के विषय में आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो माफिया था। माननीय अखिलेश यादव, अमीश जी ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग जिनके पुरखे रहे हों, उनके ऊपर कम से कम सवाल कम किए जाएं। अगर वो कहीं उन्होंने अपराध किए होंगे तो उसके लिए माननीय न्यायालय के वो सजा पा रहे थे, सजा के न्यायालय की अभिरक्षा में ही थे, वो कहीं और नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इनकी सुरक्षा और इनके स्वास्थ्य का ख्याल किया जाए। 6 जुलाई जिसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तारीख भी लगी हुई है, आप पता कर लीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं।
और जो उनके ऊपर जो जहर देने की जो बात है, वो कोई हम लोगों ने कहानी नहीं बनाई है, उनके परिवार के लोगों ने। आप कल्पना करिए अमीश जी, रात को 2 बजे एडमिट किए जाते हैं मेडिकल कॉलेज बांदा में, और 2 बजे टेलीग्राम आता है मोहम्मदाबाद थाने में उनके परिवार के लिए कि हालत गंभीर है, जल्दी से आप संपर्क करिए। परिवार के लोग मोहम्मदाबाद से चलते हैं, 8 घंटे का सफ़र तय करके 12 बजे के बाद पहुंचते हैं। 2 बजे बड़ी मुश्किल से उनकी सांसद जी की मुलाकात कराई जाती है, और 4 बजे आईसीयू से डायरेक्ट वापस बैरक में डाला जाता है। ये सुनियोजित सिलो पॉइजन देके उनकी हत्या की गई है। उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था एज पर गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं दिया गया है। और ये आपका बड़ा गंभीर, देखिए, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच करी, पोस्टमार्टम हुआ, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं निकल आया। लेकिन ये क्या आप, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, इसका देखिए धर्मेंद्र जी, यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के एफिडेविट को कोट कर रहा हूं। नहीं, आप उनके एफिडेविट को कोट करिए, वो आपका अधिकार है धर्मेंद्र जी, वो आपका अधिकार है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। क्या आपको लगता नहीं है, जो बार बार आरोप ये लग रहा है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये खेल खेल रहे हैं? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत पर आप वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं, यह आप पे आरोप लगता है? कोई वोट बैंक का खेल नहीं खेल रहे हैं। आप लोग विषय को डायलूट ना करिए। किसी की भी वो न्याय का विरक्षा में थे, क्या इस बात से आप इनकार करोगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ख्याल रखने के, क्या इस बात का आप इनकार करोगे? क्या ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग, जिनको पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष होने तक के ऑफर को जिन्होंने ठुकराया अपनी देशभक्ति में, क्या उनके परिवार पे आप लोग आरोप लगाओगे? नहीं, पर देखिए बिल्कुल भाई, लेकिन देखिए वो जिस तरह के कृत्यों में लिप्त थे, शानदार इतिहास है, से क्या उनको किस मामले में सजा हुई है, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जिस विधायक को सरेआम गोली लगवाई और उसकी शिखा काटी, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जो एक डीसीपी के साथ वाकया हुआ, वो सबके सामने, कई गवाहियां सामने आई है। जो भी सारे अपराध न्यायालय के दिन नहीं तो न्यायालय में विचाराधीन थे या न्यायालय से सजायाफ्ता थे? तो न्यायालय तो फैसला करेगा, लेकिन आप किसी की बीमारी से मौत हो गई, न्यायालय ने उन्हें कोई फांसी की सजा नहीं दी थी। किसी की बीमारी से मौत हो गई, सजा नहीं दी। सियासत करना, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है। सिलो पॉइजन देके, उनको इलाज ना करा के सुनियोजित हत्या है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, आप देखिए यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एफिडेविट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इस सच्चाई को आप नहीं दिखाओगे, कहा कि वे स्लो पॉइजन दिया गया, आप ये नहीं दिखाओगे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। जिसके परिवार के बुजुर्ग आजादी के आंदोलन के समय, नहीं, उनके परिवार के बुजुर्ग आजादी के आंदोलन में होंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी के आंदोलन में थे जी, क्या करिएगा इनका? नहीं, गुंडागर्दी के आंदोलन तो न्याय का विरक्षा में थे कोई। अरे भाई, न्याय का विरक्षा में थे ना वो, ठीक है, न्याय का विरक्षा में थे। सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था यूपी स्टेट को, तो क्या न्याय का विरक्षा में सरकार को यह हक हो गया कि किसी को भी जहर खिला देंगे? ये तो आरोप है, मैं फिर इस बात को जस्टिफाई कर दोगे? आरोप है, उनको इलाज ना मिले, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो बिल्कुल अलग है, वो इसी तरफ इशारा नहीं कर रहे। यूपी गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी फैक्ट नहीं दिखाएगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यूपी गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी फैक्ट नहीं दिखाएगी आपको। मेरा अगला गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है जी, तो कैसे फैक्ट दिखा देगी? चलो, मेरा अगला सवाल आपसे बिल्कुल संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा इसका। आप राम मंदिर गए, अब राम मंदिर तो 22 जनवरी को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद आपका राम मंदिर जाना हुआ? राम मंदिर को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप क्या बात करते हो अमीर जी? मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं अमीर जी, जब आपसे बात कर रहा हूं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में, देश में कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। चारों भगवान विष्णु के जो हमारे जो हैं स्थल हैं, चारों जगह गया हूं मैं, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो आपके द्वारका हो, रामेश्वरम हो, या भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो हमारे जगन्नाथपुरी है, और आपके तो ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ जी, चारों जगह गया हूं जी जी। मैं नहीं 12 ज्योतिर्लिंग गया हूं, चारों धाम गया हूं भगवान विष्णु के। नहीं, बिल्कुल आप गए होंगे, मैं आपकी भक्ति भावना पे मीडिया शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या रामलला के दरबार गए आप? हमारे लिए उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, हमारे लिए धर्म, और अयोध्या में ही रामलला का मंदिर बना जाएंगे।
हमारे लिए। और सुनिए, और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं जी, ये बंद करिए बीजेपी के लोगों को क्रेडिट देना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। वो बीजेपी की सरकार थी तो उनके समय हो गया, कोई और सरकार होती वो भी करती। ये बात आज नहीं, मैं आपसे कहूंगा, आज कोई चीज छुपी नहीं है। सन 90 में मैं तो अभी क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा धर्मेंद्र यादव जी, मैं तो क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा। क्रेडिट मोदी, नरेंद्र मोदी को जाता है, योगी आदित्यनाथ को जाता है, अमित शाह को जाता है, जेपी नड्डा को जाता है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर अभी आपने कहा था कि मोदी जी ने बनवाया। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं मोदी जी ने बनवाया। मैं तो कह रहा हूं राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। राम मंदिर 22 जनवरी को बनके तैयार हो गया है। क्या आप राम मंदिर गए? सवाल मेरा ये था। मैं फिर पूछ रहा हूं, रामनवमी आने वाली है 17 तारीख को, रामनवमी जाएंगे तो आप जाएंगे राम मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिला बीते 3 महीनों में? लेकिन हाँ, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए जरूर मेरे को देखिए, मैं तो कह रहा हूं, जब देखिए रमजान का महीना चल रहा है, आस्था का विषय, इफ्तारी भी तो दिखा के नहीं करी जाती थी ना। राजनीति का विषय नहीं है। तो रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तारी भी तो दिखा के करी जाती थी। तो राम मंदिर भी दिखा के चले जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं किसी का। लेकिन देखिए, राम के द्वार तो सबको जाना होता है, जीवन की शुरुआत में भी और जीवन के अंत में भी। कि वो धर्म को लाइव करें, धर्म को लाइव करें। हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन जितना हम अपने धर्म को मानते हैं, हम दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं। एक यही है हमारा धर्म। धर्मेंद्र जी कि सभी बिल्कुल आखिरी दो सवाल है मेरे, आखिरी 2 सवाल है। क्या आपको लगता नहीं है कि राम मंदिर अगर आप चले जाते तो कुछ बिगड़ता नहीं? कारण क्या है, क्यों नहीं जा पाए? देखिए, मैंने कहा कि धर्म किसी को बता के करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर 12 ज्योतिर्लिंग गया हूं, मैं 4 भगवान विष्णु के धामों पे गया हूं, तो आप ये मान के चलिए कि हमने कभी आप लोगों को नहीं दिखाया न जताया। ये हमारे लिए व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है। भगवान श्री राम का हम सब लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। जी जी। लेकिन जो लोग भगवान श्री राम की बात करते हैं, कम से कम उनकी मर्यादा से कुछ सीख लें। ठीक है, सीख लें मर्यादा। ठीक है, बिल्कुल आखिरी दौर है, आखिरी मर्यादा से आखिरी 2 सवाल है। एक आपका कमेंट बड़ा वायरल हुआ था, जो कि हाउ यू कैन रोको मी, बहुत वायरल हुआ था। शायद मुझे लगता है कि अगर टॉप वो बयान आपने गलती से निकल गया था या आपने जानबूझ को दिया था और आपको लगा था कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये तो पटाखा बन जाएगा। अच्छा, ये आप सोचिए अमीश जी, आपका शो का टाइम हो रहा हो जी और आपका स्टाफ गेट पे रोक दे जी, तो क्या आप पेशेंस लूज करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे? नहीं, कोई भी कर सकता है पेशेंस लूज, इसमें तो कोई, मैं तो ऑन लाइटर नोट सवाल पूछ रहा हूं, बस हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूं। आपको पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा जवाब? अरे मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी ईवीएम दिख रही थी, मुझे अपना बयान और जवाब नहीं दिख रहा था ना। मुझे ये दिख रहा था कि कैमरे पे लाइव चल रहा हूं। मुझे केवल दिख रहा था कि हमारी ईवीएम अंदर ना बदल दी जाए जी, जो कि अक्सर बीजेपी के लोगों की महारत हासिल है इस मामले में। लेकिन आजकल वो लेटेस्ट ट्रेंड हो गया है, कहीं पर भी वो फिट हो जाता है। कभी आपके बच्चों ने आपको दिखाया कि देखिए पापा आपका ये बयान कितना वायरल हुआ है, उसने आपको वर्ड फेमस बना दिया? नहीं, वो कोई इशू नहीं। बच्चों से पहले मेरे पास, अरे क्या अमीजी आप भी किन चीजों में फंसे हो? क्या स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है? किससे नहीं हुई है बता दो आप। नहीं, बिल्कुल बड़े से बड़े नेता, मैं कभी पर्सनल नहीं जाता हूं जी, तो आपको भी इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये पहला चुनाव है कि आप नेताजी दुनिया में नहीं है, उनके बिना ये चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं, तो इट इज अ इमोशनल मूवमेंट आल्सो फॉर यू व्यक्तिगत रूप से? जी बिल्कुल। नेताजी के जब कभी नाम, जब कभी याद या जब कभी चर्चा होती है तो स्वाभाविक तौर पर आप भी महसूस कर सकते हैं। आप भी किसी के बेटे होंगे, आप भी किसी के भतीजे होंगे जी, और आप भी किसी को दिल से बहुत मानते होंगे, तो वो बहुत पर्सन टू पर्सन है, वो बड़ा पर्सनल है जिसको महसूस किया जा सकता है, और हर इमोशनल आदमी महसूस करेगा उसको। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने चुनाव के लिए। अब आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। थैंक यू। तो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश में बड़ी खबरें लगातार जारी हैं।